हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस लाते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जहां सच्चाई और मेहनत की कद्र होती थी, वहीं से शुरू हुई सुंदर सी कहानी। उस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम राम प्रकाश था। वो बहुत मेहनत करके मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। उसका एक जवान बेटा जिसका नाम नारायण था। उसी की तरह उसका बेटा भी बहुत मेहनती और ईमानदार था। नारायण अपने गांव के एक सेठ की गौशाला में दिन भर काम करता और उसके काम की जितने पैसे बनते उसका सेठ उतने पैसे उसे दे देता, जिससे नारायण के पिता की घर का खर्चा करने में मदद होती। राम प्रकाश अपनी मूर्ति बनाने की कला में इतने मशहूर थे कि जब कभी आसपास के गांव में कोई बड़ी मूर्ति बनानी होती थी तो उस मूर्ति को बनाने के लिए उन्हें ही बुलाया जाता था। एक दिन सुबह सुबह राम प्रकाश और उसका बेटा नारायण बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद नारायण बोलता है, पिताजी, आज तो बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला। हाँ, तुम सही बोल रहे हो बेटा। चलो, अब बहुत देर हो गई है। अब नाश्ता करके तुम अपने सेठ के यहाँ काम पर चले जाना। मैं भी अपनी मूर्तियां बना लूंगा। ठीक है पिताजी। इतना कहकर वो दोनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद नारायण बोलता है, पिताजी, अब मैंने नाश्ता कर लिया है तो अब मैं सेठ के यहाँ काम करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मन लगाकर काम करना। फिर नारायण सेठ की गौशाला की तरफ चल पड़ता है। और नारायण के जाने के बाद उसके पिता राम प्रकाश भी अपनी मूर्ति बनाने के लिए बाहर आंगन में आ जाते हैं और मूर्तियां बनाने लगते हैं। शाम होते ही नारायण का सेठ उससे पूछता है और बोलता है, अरे सुन, तूने सभी गायों को अंदर तबेले में बंद कर दिया या नहीं? जी सेठ जी, मैंने सभी गायों को तबेले में बंद कर दिया है और उनका रात का चारा भी रख दिया है। अच्छा चल ठीक है, अब शाम हो गई है, तू घर चला जा। और हाँ, सुबह समय से काम पर आ जाना। ठीक है सेठ जी, मैं सुबह समय से आ जाऊंगा। इतना कहकर नारायण अपने घर की ओर निकल जाता है। फिर वो घर आके देखता है कि उसके पिता घर के बाहर ही बैठे हैं। वो उनसे बोलता है, अरे पिताजी, क्या बात है? आप यहाँ घर के बाहर ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं यही मूर्तियां बना रहा था। थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी तो ऐसे ही बैठ गया था। अच्छा, चलिए अब शाम हो गई है, अब अंदर चलते हैं। बाकी की मूर्ति आप कल बना लीजिएगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। अब शाम हो गई है, बाकी मूर्तियां मैं कल बना लूंगा। चलिए पिताजी, हाथ पैर धो के अंदर चलकर कुछ खा पी लेते हैं, बहुत भूख लगी है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता है। नारायण सुबह सुबह अपने पिता के साथ नाश्ता करके सेठ के यहाँ काम पर चला जाता और उसके जाने के बाद उसके पिता मूर्तियां बनाने लग जाते। नारायण अपने सेठ के यहाँ दिन भर काम करता और फिर शाम होते ही वो घर आ जाता। एक दिन नारायण अपने कमरे में उदास बैठा होता है। तभी दूसरी तरफ से उसके पिता आकर उसे उदास बैठे हुए देखते हैं और उससे पूछते हैं, अरे बेटा, क्या बात है? यहाँ अकेले बैठे क्या सोच रहे हो? और तुम मुझे कुछ दिनों से थोड़े परेशान नजर आ रहे हो। कुछ नहीं पिताजी, बस थोड़ा काम के बारे में सोच रहा था। मुझे बताओ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। पिताजी, मैं अपने काम से परेशान हो गया हूँ। मेरा सेठ मुझसे दिन भर मेहनत कराता है। जैसे ही एक काम खत्म होता है फिर तुरंत दूसरा काम बता देता है। आराम का समय भी नहीं मिलता। राम प्रकाश सोच में पड़ जाते हैं और फिर सोचने के बाद बोलते हैं, ये तो बहुत चिंताजनक बात है। देखो नारायण, इसका कोई निवारण नहीं है। क्यों ना तुम ये काम छोड़कर मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओ। तुमने मुझे बचपन से मूर्तियां बनाते हुए देखा है। तुम्हें ये काम सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और तुम्हें तो इस काम में थोड़ा अनुभव भी है। आप सही बोल रहे हो पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं कल अपने सेठ को बोल दूंगा कि मैं आपके यहाँ काम नहीं करना चाहता हूँ। मेरा जो भी हिसाब है वो भी करके आ जाऊंगा। फिर अगले दिन नारायण अपने सेठ के यहाँ जाता है और उसे मना कर देता है और अपना सारा हिसाब किताब करके अपने घर की ओर आ जाता है। नारायण पूरी लगन और मेहनत करके अपने पिता से मूर्ति बनाना सीखता है। उसे सिखाने में उसके पिता को कुछ महीने लग जाते हैं। नारायण कुछ महीनों में ही बहुत अच्छी मूर्तियां बनाना सीख जाता है।
लेकिन फिर भी वो अपने पिता जितना मशहूर नहीं हो पाता है। उसकी ये मेहनत और लगन देखकर उसके पिता उससे बहुत खुश हो जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे वाह बेटा, तूने बहुत कम समय में अच्छा काम सीख लिया है। मुझे नाज है तेरी लगन और मेहनत पर। मुझे तुझे पर यकीन था कि तू ये काम बहुत जल्द सीख लेगा। पिताजी, ये सब आपकी ही कृपा है और आपका इतना नाम है, मैं भी चाहूंगा कि मेरा भी इतना नाम हो। ऐसे ही दिन बीतते रहे और नारायण अपने पिता से काम सीखते सीखते मूर्ति बनाने में माहिर हो गया। फिर एक दिन वो दोनों घर के बाहर बात कर रहे होते हैं तो दूसरी गांव का राजा अपने राज्य से नारायण के पास एक व्यक्ति को भेजता है। अरे भाई, इस गांव में एक मशहूर मूर्ति बनाने वाला रहता है। उसका नाम राम प्रकाश है। क्या तुम उसे जानते हो? जी हाँ, बोलिए, मैं ही राम प्रकाश हूँ। हमारे राजा ने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप एक बहुत ही महान मूर्तिकार हैं। आपकी मूर्तियों की चर्चा सभी गांवों में फैली हुई है। हमारे राजा को आपकी बनी मूर्तियां बहुत पसंद आईं। हमारे राजा चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों में हमारे गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसके लिए कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियों की आवश्यकता है। हमारे राजा चाहते हैं कि आप कुछ दिनों तक हमारे राज्य में रहकर उस मंदिर के लिए सभी मूर्तियों का निर्माण करें। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने भी आपके गांव के बारे में बहुत सुना है और जो आपके गांव में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके बारे में कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला है। और मैं बहुत खुश हूं कि आपका राजा को मेरी बनाई हुई मूर्तियां बहुत पसंद आई हैं। मैं आपके राजा का बहुत मान सम्मान करता हूं, तो मैं आपको मना तो नहीं करूंगा, पर मुझे 1-2 दिन का समय दे। 1-2 दिन में मैं यहाँ का अपना सारा काम करने के बाद आपके राज्य में काम करने आ जाऊंगा। फिर रामप्रकाश 1-2 दिनों में अपना सारा काम करके पड़ोस के गांव में जाने के लिए निकलने लगता है। फिर रामप्रकाश 1-2 दिनों में अपना सारा काम करके पड़ोस के गांव में जाने के लिए निकलने लगता है। वो जाते हुए अपने बेटे को बोलता है, बेटा, अब मैं यहाँ का सारा कारोबार तुम्हें सौंप रहा हूँ। अब तुम्हें यहाँ की सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। ठीक है पिताजी, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करूंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। फिर राम प्रकाश अपनी अटैची लेकर दूसरे गांव के लिए निकल पड़ता है। उसके जाने के बाद नारायण अपना काम करके थोड़ी देर बैठा ही होता है तो उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है, अरे भाई, मैंने सुना है तुम भी अपने पिता की तरह मूर्ति बनाने लगे हो। मुझे भी तुमसे एक मूर्ति बनवानी थी। क्या तुम बना दोगे? हाँ भाई, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए मूर्ति बना दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि अभी मेरे पास बहुत काम पड़ा है। देखो भाई, मेरे को मूर्ति जल्दी चाहिए। तुम मुझे वो मूर्ति कितने दिन में बना कर दोगे? मुझे कम से कम 5-6 दिन लग जाएंगे तुम्हारी मूर्ति बनाने में। अरे नहीं भाई, तुम तो ज्यादा समय ले रहे हो। तुम्हारे पिताजी तो बहुत कम समय में बना कर देते हैं। चलो कोई नहीं, मैं कहीं और से बनवा लूंगा। फिर वो आदमी जाने लगता है। उसे जाता देख नारायण मन ही मन थोड़ा दुखी होकर सोचता है, हे भगवान, जब से पिताजी पड़ोस के गांव गए हैं तब से काम मंदा पड़ गया है। चलो अब मैं जंगल जाकर थोड़ी चिकनी मिट्टी ले आता हूं। फिर नारायण जंगल की ओर जाने लगता है। वो जंगल में एक जगह जाकर रुकता है और देखकर बोलता है, यहाँ की मिट्टी सही रहेगी मूर्ति बनाने के लिए, यहीं से खोद कर ले जाता हूं। फिर वो वहीं पर जमीन खोदने लग जाता है और थोड़ी देर तक खोदने के बाद बोलता है, बहुत मिट्टी खुद गई है, अभी थोड़ी देर यहीं छांव में बैठ जाता हूं, फिर और खोदकर घर के जाऊंगा। फिर वो थोड़ी देर पीछे वाले पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ समय बाद वहां से एक ब्राह्मण जा रहे होते हैं। वो नारायण को देखकर रुकते हैं और पूछते हैं, अरे बालक, तुम कौन हो और तुम यहाँ इतने घने जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे हो? ब्राह्मण देवता, मेरा नाम नारायण है। मैं एक मूर्तिकारक हूँ। मुझे चिकनी मिट्टी की आवश्यकता थी तो वही लेने मैं इस जंगल में आया। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? मेरे पास ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने यहाँ आने से पहले अपने साथ थोड़ा खाना बांध लिया था। मैं आपको वो दे देता हूँ। नारायण अपने खाने की पोटली ब्राह्मण देवता को दे देता है। तुमने मेरी मदद करी है, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करना चाहूंगा। ये लो,
इस थैले में चमत्कारी मिट्टी है। तुम इस मिट्टी का थोड़ा थोड़ा उपयोग अपनी मूर्तियों में करोगे तो तुम्हारी मूर्तियां और भी सुंदर लगने लगेंगी, जिससे लोग तुम्हारी बनाई मूर्ति में और आकर्षित होने लगेंगे। फिर ब्राह्मण देवता उसे एक थैला दे देते हैं जिसमें चमत्कारी मिट्टी थी। थैला देने के बाद ब्राह्मण देवता अपने रास्ते की ओर चले जाते हैं और फिर नारायण भी अपने घर की ओर चला जाता है। फिर नारायण घर पहुंचकर अपने काम में लग जाता है और अपने काम में उस चमत्कारी मिट्टी का उपयोग करता है। वो देखता है कि ब्राह्मण देवता की बात सच निकलती है। उस चमत्कारी मिट्टी का उपयोग मूर्ति पे करने के बाद मानो वो जिस किसी की मूर्ति है वो खुद वहां खड़ा हो। फिर नारायण कुछ महीनों में अपने इस मूर्ति बनाने वाले काम में अपने पिताजी से भी ज्यादा मशहूर हो जाता है। गांव के चौराहे पर सिर्फ उसी की चर्चा होने लगती है। गांव के लोग उसके काम से बहुत खुश थे। फिर कुछ महीनों बाद एक दिन एक व्यक्ति उसी राज्य के महाराज के पास जाकर उन्हें नारायण के बारे में बताता है। बताओ, क्या खबर है आज की? महाराज, गांव का एक नारायण नाम का व्यक्ति अपनी मूर्तियों के लिए बहुत मशहूर हो रहा है। मैंने सुना है वो जिस किसी की भी मूर्ति बनाता है वो मूर्ति खुद उस व्यक्ति के स्वभाव में बदल जाती है। महाराज उसकी बात सुनकर मन ही मन सोचते हैं, अरे, बहुत समय हो गया है, मैंने अपनी एक भी मूर्ति नहीं बनवाई। क्यों ना मैं इस नारायण से ही अपनी एक मूर्ति बनवा लूं? फिर अगले दिन महाराज अपने सेनापति को बोलकर नारायण को बुलवाते हैं। सेनापति नारायण को लेकर राजमहल पहुंचता है और वहां पहुंचकर नारायण बोलता है, महाराज, आपने मुझे बुलवाया? हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलवाया है। मैंने गांव में तुम्हारी बहुत चर्चा सुनी है। मैंने सुना है तुम जिस किसी की भी मूर्ति बनाते हो वो मूर्ति उस व्यक्ति के स्वभाव में बदल जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मेरी एक मूर्ति बनाओ। महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके लिए एक मूर्ति बनाऊंगा। मैं आपकी मूर्ति 1 हफ्ते में तैयार कर दूंगा। ठीक है, तुम 1 हफ्ते में बनाकर दे दो, लेकिन अगर मेरी मूर्ति अच्छी नहीं बनी तो मैं तुम्हें काल कोठड़ी में बंद कर दूंगा। फिर नारायण महाराज की मूर्ति बनाने लग जाता है और 1 हफ्ते में वो महाराज की मूर्ति बना देता है। फिर वो महाराज को मूर्ति दिखाता है। महाराज उस मूर्ति को देखकर बहुत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं, अरे, तुझे क्या बनाने को कहा था और तूने ये क्या बना दिया? महाराज, मैंने तो आपके कहने के मुताबिक मूर्ति बनाई है और मेरी मूर्ति का स्वभाव अपने आप ही उस व्यक्ति के स्वभाव में बदल जाता है। इसमें मेरी महाराज उसकी बात सुन के और गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो सेनापति को बोलकर नारायण को काल कोठरी में बंद कर देता है। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चलता है तो वो सब बहुत क्रोधित होते हैं और राजमहल में जाकर इस बात का विरोध करते। लेकिन राजा उनकी बात नहीं सुनता और उसे काल कोठरी में बंद ही। और फिर जब इस बात का महाराज की बेटी को पता चलता है तो वो महाराज के पास जाती है और बोलती है, पिताजी, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ कि आपका स्वभाव बहुत बदल रहा है। आप बहुत चिड़चिड़े और गुस्से में रहते। ये हमारे राज्य के लिए सही नहीं है। राज्य के लोग आपके बारे में भली बुरी बातें कर रहे हैं। अपने एक ईमानदार मूर्तिकारक को काल कोठरी में बंद कर दिया है। महाराज अपनी बेटी की बात सुनकर सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने ये सही नहीं किया और इसके बाद वो नारायण को काल कोठरी से आजाद करा देते हैं और बोलते हैं, नारायण, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।